हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास आज हम यहां पर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो कि 2022 का क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। देखेंगे क्वेश्चन पेपर किस प्रकार से आपके पास आया है, कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि आप 2023 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर चुके हैं। अब आप कंपेयर करेंगे दोनों में, 2022 में और 2023 में, वो कौन से क्वेश्चन थे जो सिमिलर थे, वो कौन से क्वेश्चन हैं जो रिपीट हुए हैं, या वो कौन से टॉपिक हैं जो रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो आपने करना है क्या है, क्वेश्चन पेपर पे ध्यान देना है और क्वेश्चंस को यहाँ पे ऑब्जर्व करना है, आपको कंपेयर करते रहना है। इससे पहले हमने क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है वो पहले भी यहाँ पर देखा है। आपको ये बताया गया है क्वेश्चन पेपर में टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं आपके पास। क्वेश्चन पेपर में कुल 30 प्रश्न आपके पास है, 30 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, इनमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके पास अथवा में आते हैं या और करके आते हैं, यानी कि आपको एक क्वेश्चन के दो पार्ट दे दिए जाते हैं और आपको और करके या अथवा करके दिया जाता है, या तो आप ऊपर वाला सॉल्व कीजिए या नीचे वाला सॉल्व कीजिए। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके पास 30 हैं, यानी कि कुल आपके पास 30 प्रश्न आएंगे। यानी कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है वो, तो जैसे कि हमने बात की, हमने कहा ये क्वेश्चन आपका है और यहाँ पे आगे आपको नंबर बताए जाते हैं कि ये क्वेश्चन कितने नंबर का है, 1 या 2 या 3 नंबर का, इस प्रकार से बताया जाता है। अब ऐसा क्यों इम्पोर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कितने नंबर का है, क्योंकि आपको आंसर उसी के अकॉर्डिंग लिखना होता है। आपने और भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं और सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं और आपने हर एक सब्जेक्ट में एक कॉमन चीज सुनी होगी कि आपको आंसर उतना ही लिखना है जितने नंबर का वो क्वेश्चन आपके पास आता है। ठीक है, यानी कि आपको सटीक आंसर वहां पर लिखना होता है। अगर ज्यादा नंबर का है तो आप इलेबोरेट कर सकते हैं, अगर कम नंबर का है तो आपको एग्जैक्ट आंसर वहां पर लिखना होता है। नेक्स्ट आपको ये बताया गया है कि प्रश्न संख्या 1 बहुविकल्पी प्रश्न है। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपके पास एमसीक्यूज में आते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न है जिसमें से आप, जैसे कि आपने कोई भी चैप्टर पढ़ा है, हम चैप्टर पढ़ते हैं और चैप्टर जब कंप्लीट हो जाता है तो हम क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एमसीक्यूज से, यानी कि बहुविकल्पी प्रश्नों को हम सबसे पहले लेते हैं वहां पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया गया है जिसमें आपको एमसीक्यूज दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के आपके पास अलग अलग खंड यहाँ पर आएंगे। फिर आपको कहा गया है कि प्रश्न संख्या 2 से 6 तक 1 अंक के प्रश्न हैं। आप क्वेश्चन नंबर 1 में अलग अलग खंड होंगे, जैसे कि देखिए ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें आपके पास एमसीक्यूज आए हैं। अब इसके खंड हैं, जैसे क है, ख है, ग है, घ है, इस प्रकार से आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 के खंड आए हैं। अब आपसे कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक आपके पास जो क्वेश्चन आए हैं वो 1 नंबर के हैं। ठीक है, ये एक एक नंबर के हैं, इसका मतलब ये एमसीक्यूज नहीं होंगे। यहाँ पर आपको आंसर लिखना है, चाहे आप एक शब्द में पूरा आपका आंसर आ जाता है या एक लाइन में या एक सेंटेंस में आपका सेंटेंस आता है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपना आंसर लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपको कहा गया है प्रश्न संख्या 7 से 12 तक 2 अंक के प्रश्न हैं। अब जो प्रश्न नंबर 7 से 12 तक के जो क्वेश्चन है वो 2-2 नंबर के होंगे। इसका मतलब आपको अब यहाँ पर अपना थोड़ा और इलेबोरेट करके अपना आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर, अगर कोई एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, कोई क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो दोनों में अंतर आपको देखना है, क्योंकि ज्यादा नंबर का है इसीलिए आपने अपने आंसर को क्या करना है, डिस्क्रिप्टिव वे में लिखना है। ऐसा नहीं कि आप बहुत सारी चीजें लिख दें जो रिलेटेड ना है, वो भी आप लिख दें, ऐसा नहीं करेंगे। रिलेटेड आंसर लिखना है और थोड़ा विस्तृत रूप में लिखना है। ठीक है, बहुत ज्यादा भी नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आप डिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट आपने देखा क्वेश्चन नंबर 16 से 24 तक 3 नंबर का प्रश्न अब आपके पास आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 से 24 तक के जो होंगे वो 3-3 नंबर के प्रश्न आपके पास होंगे। अब आप क्या करेंगे, अपने आंसर को और ज्यादा डिस्क्रिप्टिव वे में लिखेंगे, और ज्यादा विस्तृत आप वहां पर अपना आंसर देंगे, डायग्राम बनाएंगे, ये सब चीजें आप यहाँ पर नोटिस करेंगे। और नेक्स्ट आपको कहा गया कि 25 से लेके 30 तक 4 अंक के प्रश्न आपके पास आते हैं, 4 नंबर के क्वेश्चन आपके पास आते हैं। अब आपने क्या करना है, जो 4 नंबर के प्रश्न होंगे उनमें आप क्या करेंगे, अपना जो आंसर है वो कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा डिस्क्रिप्टिव वे में आप लिखें। बहुत ज्यादा नहीं लिखेंगे, लेकिन अपना आंसर इस प्रकार से लिखेंगे कि वो 4 नंबर के हिसाब से हो। ठीक है, तो जो इंस्ट्रक्शन है वो आपने पहले भी पढ़े हैं, यहाँ पर भी आपने पढ़ लिए हैं। तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास क्या आता है, एमसीक्यूज आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। आपको पता है कैसे सॉल्व करना है। एक स्टेटमेंट दे दी गई है, उसके 4 ऑप्शन हैं, आपको सबसे उपयुक्त आंसर यहाँ पर क्या करना है, सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब
क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से पहले एक और चीज यहाँ पर क्लियर करनी जरूरी है। ये जो क्वेश्चन पेपर है इसमें हम सिर्फ बायोलॉजी वाला पोर्शन ही सॉल्व करेंगे। बाकी के जो आपकी केमिस्ट्री और फिजिक्स वाला पोर्शन है वो आप अलग अलग क्लासेस में देखेंगे। आपको फिजिक्स के टीचर फिजिक्स वाला पोर्शन कराएंगे और जो यहाँ पे केमिस्ट्री वाले टीचर हैं वो आपका केमिस्ट्री वाला पोर्शन कराएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम सिर्फ बायो के क्वेश्चन यहाँ स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है सबसे पहला जो क्वेश्चन नंबर 1 का खंड क है उसका जो क्वेश्चन है ये आपका केमिस्ट्री का पोर्शन है। ठीक है, तो इसे हम यहाँ पर सॉल्व नहीं करेंगे। हम देखेंगे आपका बायो का जो क्वेश्चन आता है वो आता है आपका घ वाला पोर्शन। ठीक है, ये आपका क्या आता है, घ वाला पोर्शन है। आपने कहा क्वेश्चन में पूछा क्या क्या है, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देते हैं। यह क्रिया होती है, यानी कि ये क्रिया कहाँ होती है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास है। आपने कहा कोशिका द्रव में होती है, केंद्रक में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, हरित लवक में होती है। यानी कि क्वेश्चन फिर से पढ़ ले। आपने कहा द ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन। पायरुवेट है, पायरुवेट का ब्रेक डाउन हो रहा है, पायरुवेट टूट रहा है और टूट के क्या क्या चीजें उसने बनाई हैं। उसने बनाया है कार्बन डाइऑक्साइड को पहली चीज, उसने बनाया है जल को दूसरी चीज, और उसने बनाया है ऊर्जा को तीसरी चीज। 3 चीजें यहाँ पर बन रही हैं। आपको ये बताएगी कि पायरुवेट के सबसे पहले तो क्वेश्चन में ही आपका एक जो क्वेश्चन है वो तैयार हो जाता है। आपको इतना बताया गया है कि पायरुवेट के टूटने से क्या बनता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जब पायरुवेट का विखंडन हुआ, पायरुवेट का ब्रेकडाउन हुआ, तो यहाँ पर क्या क्या चीजें फॉर्म हुई, क्या क्या चीजें यहाँ पर बनी। आपको इसके ऑप्शन दे दिए जाएंगे और आपको सही जो ऑप्शन है वो चूज करना है। तो आपका जो स्टेटमेंट है वही खुद में एक क्वेश्चन को प्रिपेयर कर रहा है कि पायरुवेट के टूटने से CO2 बनी, वाटर यहाँ पे बना और ऊर्जा यहाँ पर निकली। अब ये प्रोसेस कहाँ हो रही है आपको इसका आंसर करना है। तो इससे पहले कुछ और चीजें हैं जो कि आपको क्लियर होनी जरूरी है, जैसे कि पायरुवेट का टूटना। पायरुवेट टूट रहा है, क्यों टूट रहा है? सबसे पहले तो यही बात है कि क्यों टूट रहा है पायरुवेट। ठीक है, या फिर पायरुवेट बना तो किसके फलस्वरूप पायरुवेट बना, ये भी आपके पास क्वेश्चन आएगा। तो आपने कहा पाचन की प्रक्रिया हुई, उसके फलस्वरूप ग्लूकोज बना, पायरुवेट आपके पास आया। अब पायरुवेट का विखंडन हो रहा है, पायरुवेट टूट रहा है, लेकिन पायरुवेट क्यों टूट रहा है? क्योंकि आपने कहा पायरुवेट के टूटने से आपको क्या मिली, यहाँ पे एनर्जी मिली। ठीक है, ये बात आपने की है। आपने कहा कि कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसे सरवाइव करने के लिए, उसे जीवित रहने के लिए ऊर्जा चाहिए होगी। ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? भोजन से मिलेगी। जब आपने भोजन किया तो आपको क्या मिला? आपने कहा ग्लूकोज मिला। ग्लूकोज से आपको क्या मिला? पायरुवेट मिला। पायरुवेट जब टूटा तो आपको ऊर्जा मिली। ये बात क्लियर हो गई। अब आपसे ये पूछा जाता है कि पायरुवेट अगर टूटा तो किसकी उपस्थिति में टूटा, कैसे टूटा पायरुवेट? पायरुवेट को तोड़ने के लिए क्या चाहिए आपको? आपने कहा पायरुवेट को तोड़ने के लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए। यानी कि अब बात होगी रेस्पिरेशन की, कि जब रेस्पिरेशन हुआ, जब आपने ऑक्सीजन को कंज्यूम किया, तब यहाँ पर क्या होता है, पायरुवेट का ब्रेकडाउन होता है। तो यहाँ से अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आ गया है इसी क्वेश्चन से रिलेटेड, जो आपका दूसरा टॉपिक आया वो है रेस्पिरेशन। अब आपसे रेस्पिरेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपको सॉल्व करने हैं। देखिए क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का मतलब होता क्या है, आपने क्वेश्चन देखे और आपने देखा कि कितने पॉसिबल क्वेश्चन हैं कि जो इससे निकल सकते हैं। इससे जितने भी पॉसिबल टॉपिक है वो निकालिए और उन्हें सॉल्व कीजिए। तो आपने कहा एक तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन आया है, डाइजेशन का। डाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है, क्या होता है डाइजेशन वो आपको देखना है। दूसरा आपका आया रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन, क्या होता है श्वसन, कहाँ पे होता है श्वसन, कितने प्रकार का होता है, जो यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन तंत्र है, वो क्या होता है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे सॉल्व करनी है। तो क्वेश्चन आया एक, लेकिन इससे बहुत सारे टॉपिक आपके क्या हैं, कनेक्टेड हैं। आंसर देख लें। तो आपने कहा कि ऑप्शन में क्या क्या चीजें हैं, साइटोप्लाज्म में क्या होता है, साइटोप्लाज्म अगर आपसे पूछा जाए साइटोप्लाज्म क्या है, न्यूक्लियस क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट क्या है। कोशिका के बारे में आपने पढ़ा है, सेल के बारे में आपने पढ़ा है, आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। आपने कहा कोशिका क्या होती है, हमारे शरीर की सबसे छोटी यूनिट होती है, लेकिन कोशिका भी कुछ चीजों से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, अब इन चीजों किन चीजों से मिलकर के बनी होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनेली कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। यानी कोशिका के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि कोशिका के अंदर कोई भी प्रोसेस हो रही है उसमें उसकी मदद करते हैं, जिसे हम सेल ऑर्गेनेली कह रहे हैं। जैसे कि हमने कहा जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एक सेल ऑर्गेनेली है।
आपने कहा जो क्लोरोप्लास्ट है वो एक सेल ऑर्गेनेली है, ठीक है। साइटोप्लाज्म की आप बात करें तो आपने कहा ये लिक्विड है। साइटोप्लाज्म जिसे आप कोशिका द्रव भी कहते हैं। आपने कहा कि ये एक सेल है, फॉर एग्जाम्पल ये एक सेल है, ठीक है। ये न्यूक्लियस है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है, तरल पदार्थ है। इस तरल पदार्थ को क्या कहते हैं, कोशिका द्रव कहते हैं। और इसी कोशिका द्रव में क्या होते हैं, यहाँ पर अलग अलग सेल ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं। समझ रहे हैं आप लोग, इसी कोशिका द्रव में जो सेल ऑर्गेनेलीज पाई जाएंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर है कि जो पाइरुवेट का विखंडन हो रहा है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। आंसर आपका क्या है, सेकेंड जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, यहाँ पर जो पाइरुवेट है उसका ब्रेकडाउन होता है। क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा इस प्रकार से, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को जब आप बनाते हैं कुछ इस प्रकार से डबल मेम्ब्रेन होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन बहुत फोल्डिंग आपको दिखाई दे रही है। क्यों आपको ज्यादा फोल्डिंग दिखाई दे रही है, ताकि रेस्पिरेशन के लिए जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा सरफेस एरिया मिले। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा यहाँ पे क्या होगा, रेस्पिरेशन होगा, उतना ज्यादा पाइरुवेट का क्या होगा, विखंडन होगा, उतनी ज्यादा एनर्जी यहाँ पर निकलेगी, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, चलें आगे। चलिए, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ तक, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 के अलग अलग खंड आए हैं, जिसमें से आपका जो बायो का क्वेश्चन है वो हमने देख लिया है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के और क्वेश्चन नंबर 6 तक आप देख रहे हैं कि एक नंबर के क्वेश्चन। आपको क्या कहा गया था कि क्वेश्चन के आगे ही आपको बताया जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है। आपने कहा आगे आपको दिखा रखा है कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 को अगर आप देखेंगे तो ये 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो जाते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बायो का क्वेश्चन आपके पास आता है। तो सबसे पहले देखिए आपके पास बायो के कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका बायो का क्वेश्चन है। फिर आपने कहा क्वेश्चन नंबर 6 आपका बायो का क्वेश्चन है। फिर आपने कहा क्वेश्चन नंबर 9 आपका बायो का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका बायो का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 आपका बायो का क्वेश्चन है। इसमें 2 खंड आए हैं, खंड क और ख दोनों क्या है, बायो के क्वेश्चन आपके पास आते हैं, ठीक है। पहले आप देख लीजिए कि बायो के कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, उसके बाद हम यहाँ पर एक एक करके सॉल्व करेंगे। चलिए, नेक्स्ट आपके पास आता है क्वेश्चन। चलिए, तो जो 19वां प्रश्न है वो आपका बायो का क्वेश्चन है, 3 नंबर का आता है। 20वां जो प्रश्न है वो भी आपका बायो का प्रश्न है, जो कि आपके पास 3 नंबर का आता है, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, वो आपको और में दिया गया है। या तो आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, या तो आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक है। या तो ऊपर वाले कीजिए या नीचे वाले कीजिए, ये आपकी चॉइस है। दोनों ही क्वेश्चन जो हैं 20 नंबर, जो क्वेश्चन नंबर 20 है उसके जो दोनों पार्ट हैं वो दोनों ही आपके पास कहाँ से आए हैं, बायो से आए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 भी आपका बायो का क्वेश्चन आता है, जिसमें फोटोसिंथेसिस के बारे में आपसे पूछा गया है। चलिए, अब जो क्वेश्चन नंबर 21 है, आप देखिए जो 21वां प्रश्न आपके पास है वो आपके पास कितने नंबर का है। इसके 2 पार्ट आपके पास आए हैं, 2 खंड आपके पास आए हैं, क और ख। जो क है जिसमें आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में पूछा गया है वो है 2 नंबर का, और जो ख वाला पोर्शन है वो है 1 नंबर का। यानी टोटल जो आपके पास प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21 वो 3 नंबर का है। इसमें 2 खंड आपके पास है। ऊपर वाला जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर का है, नीचे वाला जिसमें आपको एंजाइम के बारे में पूछा गया है वो है 1 नंबर का। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में होता क्या है, ऐसा नहीं है कि आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में आया और आपने सारा फोटोसिंथेसिस के बारे में लिख दिया और एंजाइम के बारे में छोड़ दिया, या आपने पूरा एंजाइम के बारे में लिखा और फोटोसिंथेसिस को छोड़ दिया। आपने जो क्वेश्चन यहाँ पर अटेंड किए हैं आपको उसी के मार्क्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या किया, आपको एंजाइम ज़्यादा अच्छा आता था, आपने एंजाइम को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर लिया, लेकिन फोटोसिंथेसिस में आपने सिर्फ 1 लाइन लिखी है। होगा क्या, एंजाइम में आपने जितना भी लिखा है, चाहे आप 2 पेज लिखिए, चाहे आप 1 पेज लिखिए, या आप आधा पेज लिखिए, आपको सिर्फ 1 ही नंबर मिलेगा, ठीक है। तो होता इसीलिए आपको ये कहा गया है कि आपको देख लेना है पहले कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है। जैसे कि फोटोसिंथेसिस है 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपको उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे क्या करना है, अपना आंसर लिखना है। चलिए, नेक्स्ट आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें आपका बायो का क्वेश्चन है। ये आपका बायो का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 आपका बायो का क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, ये आपका बायो का पोर्शन है जिसमें आपके 2 खंड हैं।
जो क्वेश्चन नंबर 27 है, दो खंड है क और ख, दोनों क्या है, दो दो नंबर के हैं, यानी कि टोटल जो नंबर है वो 4 है। 4 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें दो खंड आए हैं। पहले में आपसे पूछा गया है कि लिंग का निर्धारण कैसे होता है, दूसरे में आपको पूछा गया है कि डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन से में क्या महत्व है। ठीक है, पूछा गया है यहाँ पर जो डीएनए कॉपिंग है उसकी इंपॉर्टेंस पूछी गई है। चलिए, तो इस प्रकार से आपने अपना पूरा क्वेश्चन पेपर देख लिया है कि क्वेश्चन पेपर कितने नंबर का आता है, कौन कौन से वो क्वेश्चन हैं जो कि आपके यहाँ पे बायो के हैं। अब एक एक करके क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर करेंगे क्या, जो हमने सबसे पहला क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लिया है, यानी कि आपने एमसीक्यूज वाले जो पोर्शन है वो आपने देखे हैं। ठीक है, उसमें आपने सॉल्व किया है। यहाँ से हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि जो एक एक नंबर के प्रश्न आपके पास आते हैं। ठीक है, एक एक नंबर के जो प्रश्न आपके पास आते हैं उनमें जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो था बायो का पोर्शन, जिसमें पूछा गया था गर्भ निरोधक की किन्हीं दो युक्तियों का नामोल्लेख कीजिए, यानी कि आपसे पूछा गया मेंशन एनी टू मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन। ठीक है, इजी है, पूरा थ्योरेटिकल है, इसमें आपको पढ़ना है। आपने कहा मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन इंक्लूड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, implants, injectable patches, vaginal rings, intrauterine device, condoms, male and female sterilization, lactational amenorrhea methods, withdrawal and fertility awareness based method। आपको सिर्फ दो मेथड के बारे में पूछा गया था, हमने बहुत सारे मेथड के यहाँ पे नाम ले लिए हैं। अब आपको करना है कि एटलीस्ट आप 5 ऐसे मेथड याद कर लेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि इस बार आपको 2 पूछे गए हैं तो नेक्स्ट टाइम भी आपको 2 ही मेथड पूछे जाए। हो सकता है कि 2 नंबर या 3 नंबर में आपसे ज़्यादा मेथड पूछे जाएं कि बताइए कि जो गर्भ निरोधक है उनके किन्हीं 5 युक्तियों के नाम लिखिए। तो आपको करना है कि एटलीस्ट 5, अगर आप ज़्यादा कर सकते हैं तो अच्छी बात है, वरना कम से कम 5 युक्तियों के नाम आप याद कर लेंगे। तो आंसर को आपने करना क्या है, नोट कर लेना है। चलिए, तो अगला प्रश्न देखते हैं आपके पास कौन सा आया है। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके पास आया है उसमें आपसे पूछा गया है जैव निम्नीकरण तथा अजैव निम्नीकरण पदार्थों के एक एक उदाहरण दीजिए, यानी कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। बहुत इजी क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन है आपके पास। आपको ये बताना है कि वो कौन कौन से सब्सटेंस है, वो कौन कौन से पदार्थ हैं जिनका निम्नीकरण हो जाता है और जिनका निम्नीकरण नहीं होता है। क्या होता है निम्नीकरण? निम्नीकरण का मतलब है अपघटन। ठीक है, अब आप समझ रहे होंगे कि अपघटन से क्या मतलब है, यानी कि कोई भी चीज है, कोई भी पदार्थ है, उसका अपघटन हो जा रहा है, यानी कि उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या किया जा रहा है, अपघटित कर दिया जा रहा है। ठीक है, उसको आप क्या कहते हैं, अपघटन कहते हैं। या निम्नीकरण का मतलब क्या है कि कोई आपके पास एक ऐसी चीज है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास किसी भी जीव का मृत शरीर है। तो हम क्या बात कर रहे थे, हमने कहा ऐसा नहीं होता है कि आपने देखा कि किसी भी जीव की डेड बॉडी है, ठीक है, और वो ऐसे ही पड़ी रहती है। आप कुछ दिन बाद जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर सिर्फ हड्डियों का ढांचा है और मिट्टी का ढेर वहां पर बन जाता है। तो क्या हुआ, वो जो शरीर था उसका निम्नीकरण हुआ, छोटे छोटे पार्ट्स में वो डिवाइड होता चला गया और एट लास्ट आपको वहां पे मिट्टी का ढेर देखने को मिला, यानी कि निम्नीकरण हो रहा है। ठीक है, तो उसी को आप क्या कहते हैं, अपघटन भी कहते हैं। यानी कि वो चीजें, उन चीजों का नाम बताना है जिनका अपघटन हो जाता है, किसके, अपघटकों के द्वारा। अपघटक कैसे होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे। ठीक है, यानी कि उन चीजों का नाम बताइए जिनका अपघटन अपघटकों के द्वारा हो जाता है, नेचुरली होता है। और इन ऐसी चीजों का भी नाम बताना है कि जिसका अपघटन ही नहीं हो पाते। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। आपने क्या पढ़ा, आपने कहा मटीरियल्स लाइक प्लांट्स, animals, their waste, paper, fruit, vegetable fall under the category of biodegradable substances। अब देखिए, सिंपल सा आंसर है। आपने कहा कि अपघटन अगर किसी का हो रहा है किसी अपघटक के द्वारा, आपने कहा कि कोई भी जीव है और उस जीव का या उस जीव से रिलेटेड कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है, कोई भी ऐसी चीज है जिसका अपघटन किसी जीव के द्वारा ही हो रहा है, वो तो क्या हुआ, जो जैविक हुआ। ठीक है, जैविक हुआ। और इसका जो निम्नीकरण है वो किसके द्वारा हो रहा है, किसी जीव के द्वारा हो रहा है। तो जैव निम्नीकरण हम कहेंगे कि किन पदार्थों का होगा, जो लिविंग थे, जैसे कि प्लांट्स लिविंग है, एनिमल्स लिविंग है, और उनका जो वेस्ट है या फिर
जो पेपर यहाँ पे बना है, या फिर जो फ्रूट यहाँ पर बने हैं, या फिर जो वेजिटेबल्स आपको मिली हैं, ठीक है। तो किनसे मिली है? हमने कहा कि कोई भी लिविंग या कोई भी जीवित जीव या पादप और उनसे रिलेटेड उनके प्रोडक्ट, उनके उत्पाद क्या कहलाते हैं? आपने कहा वो जैविक चीजें कहलाती हैं, जैविक पदार्थ कहलाएंगे। अब जैविक पदार्थों का जो निम्नीकरण है वो जीवों के द्वारा ही होता है, जिसे आप अपघटन कह रहे हैं या क्या कह रहे हैं, निम्नीकरण कह रहे हैं। जैव निम्नीकरण से क्या मतलब है? देखिए, निम्नीकरण का तो अर्थ ये है कि कोई भी वेस्ट है आपके पास या कोई भी चीज है, उसका आप निम्नीकरण कर रहे हैं, यानी कि उसका आप अपघटन कर रहे हैं। लेकिन जब जैव निम्नीकरण जुड़ गया है, इसका मतलब ये निम्नीकरण किसके द्वारा हुआ या ये अपघटन किसके द्वारा हुआ? किसी जीवित जीव के द्वारा, ठीक है। इसीलिए जैव जुड़ा है। जैव का मतलब ही है लिविंग, यानी कि बायो, ठीक है। आपने कहा बायोडिग्रेडेबल, आपने यहाँ पर पढ़ा, तो बायो का मतलब ही है लिविंग, यानी कि ऐसे पदार्थों के नाम बताइए जिनका अपघटन, जिनका निम्नीकरण किसी लिविंग के द्वारा होता है। आपने कहा प्लांट्स हैं, ठीक है। आपने कहा एनिमल्स हैं और उनके वेस्ट हैं, जैसे कि एनिमल के वेस्ट आप जानते हैं, उनकी डेड बॉडी है, ठीक है। या फिर आपने कहा प्लांट्स के वेस्ट क्या होंगे? जैसे कि उनकी पत्तियां हैं, जैसे कि जो पेड़ हैं वो सूख जाते हैं तो उनकी जो लकड़ी है आप देखते हैं उनका भी निम्नीकरण हो जाता है। जो वेजिटेबल्स होती हैं, जो फ्रूट होते हैं, ये सारी जो चीजें हैं इनका निम्नीकरण होता है। आपने कहा कि आपने फ्रूट रखे और आपने उन्हें खाया नहीं, बहुत टाइम तक ऐसे ही रहने दिया, क्या हुआ? फ्रूट सड़ जाता है। तो क्या हुआ? उसका निम्नीकरण हुआ। किसके द्वारा हुआ? माइक्रोब्स के द्वारा हुआ, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? तो आपने ये पढ़ा, जैव निम्नीकरणीय जो पदार्थ होते हैं, आपने कहा मटेरियल सच एज रबर, प्लास्टिक, केमिकल्स, पेंट, प्लास्टिक फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम्स। ऐसे आइटम्स जो कि लिविंग से रिलेटेड नहीं हैं, वो कैसे होते हैं? आपने कहा वो अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ होते हैं, ठीक है। तो चलिए आंसर को आप नोट कीजिए। चलिए, इतनी बात क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास आता है, और आप देख रहे हैं कि ये 2 नंबर का प्रश्न यहाँ पे आपके पास आ गया। अभी तक 1-1 नंबर के क्वेश्चन आपके पास थे, अब आपके पास 2 नंबर के प्रश्न है, जिसमें पूछा गया स्वपरागण तथा पर परागण में अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। आपको 2 प्रकार के पॉलिनेशन बताने, तो ध्यान रखिए क्योंकि आप बायो से रिलेटेड पोर्शन को सॉल्व कर रहे हैं, तो जहां पर पॉसिबल हुआ आप वहां पर डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पर हम 2 डायग्राम बना रहे हैं और आपको बताना है पॉलिनेशन का प्रकार। मैं यहाँ पर आपको कुछ इमेजेस दे रही हूँ और आपको ये बताना है कि इनमें से सबसे पहले तो ये बताइए कि पॉलिनेशन क्या होता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको देखना है कि पॉलिनेशन क्या होता है, ठीक है। यानी कि जिसे आप परागण कह रहे हैं, परागण की डेफिनेशन देखिए। अब आपको ये देखना है कि परागण की प्रक्रिया हुई तो वो पौधे के किस भाग में हुई। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए ये है
तीसरा आपने कहा कि पॉलिनेशन यानी कि परागण में कौन कौन से वो भाग थे जो हिस्सा ले रहे थे। तीसरा क्वेश्चन आपके पास ये है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके पास जो पॉलिनेशन है, जो परागण है, वो कितने प्रकार का होता है, आप अच्छे से जानते हैं। यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन है वही बता रहा है कि जो पॉलिनेशन है, जो परागण है, वो 2 प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। दोनों की जो डेफिनेशन है वो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए, अब जो कलरफुल है वो पेटल्स आपके पास आ गई हैं। यहाँ पर आपके पास 2 पार्ट हैं, इन्हें अलग अलग करने के लिए देखिए, एक तो हमारे पास येलो वाला पोर्शन है जो कि हम कई बार डिस्कस यहाँ पर कर चुके हैं। क्या कहेंगे इसे? लेवलिंग कीजिए आप लोग, मैं लेवलिंग नहीं करूंगी, लेवलिंग आप खुद करेंगे, ठीक है। एक येलो वाला पोर्शन आपके पास आ गया है, ये वाला, और एक आपके पास ब्लू वाला पोर्शन आया है। सबसे पहले तो आप ये क्या बना रहे हैं, फ्लावर का डायग्राम बना रहे हैं। अब अभी तक आपने जब फ्लावर का डायग्राम बनाया तो आपने क्या पढ़ा था, पार्ट्स ऑफ फ्लावर पढ़े थे। आपने 2024 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था और उसमें आपने क्या बात की थी, उसमें आपके पास एक क्वेश्चन आया था, आपको बताना था जो फ्लावर का डायग्राम है उसका आपको डायग्राम बनाना था और कुछ नाम दिए गए थे, आपको उस फूल में वो नाम दर्शाने थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपको पूछा जाए कि जो एंथर है वो एंथर कहाँ पे, तो आपको इस प्रकार से इमेज बनानी थी और बताना था कि एंथर यहाँ पर कहाँ है। तो अब सबसे पहले तो आपको जो फूल है, फूल के चारों पार्ट्स के नाम पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है कि हमने फूल के यहाँ पर सारे ही भाग बनाए हैं, सिर्फ एक भाग को छोड़कर, वो कौन सा भाग है जो कि हमने यहाँ पर नहीं बनाया, क्योंकि उसका यहाँ पर कोई काम नहीं है इसलिए हमने नहीं बनाया, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। अब आपके पास कितने फूल हैं, 3 फूल आपके पास आते हैं, ठीक है। नंबरिंग कर लेते हैं, ये है 1, ये है 2, ये है 3। अभी तक क्या हुआ, अभी तक आपकी जो इमेज है वो इनकम्प्लीट है। चलिए, अब आपकी जो इमेज है वो कंप्लीट होती है। सबसे पहले तो हमने क्या बनाया, फूल के पार्ट्स बनाए हैं, ठीक है। अब हमने एरो करके कुछ बनाया है, तो ये क्या हो रहा है, पॉलिनेशन की प्रोसेस हो रही है। क्या है, पॉलिनेशन हो रहा है, या जिसे आप परागण भी कहते हैं। सेम यहाँ पर भी क्या हुआ, परागण हुआ। अब हमारे पास 2 प्रकार के परागण आए हैं, स्वपरागण और परपरागण। ध्यान दीजिए, ये अलग पौधा है, ये अलग पौधा है और ये अलग पौधा है, ठीक है। यानी कि ये एक पेड़ है, उसका फूल है, ये दूसरा पेड़ है, ये उसका फूल है, और ये तीसरा पेड़ है, ये उसका फूल है। समझ रहे? लेकिन ध्यान दीजिए, एक ही स्पीशीज के, ऐसा नहीं है कि अलग अलग हैं, एक ही स्पीशीज के सारे पेड़ हैं लेकिन अलग अलग हैं। अब आपको ये बताना है कि स्वपरागण किसमें हुआ और परपरागण किसमें हुआ। एक बार इमेज को ध्यान से देखिए और बताइए। ये आपका 3 नंबर का फूल है, तो ऑब्जर्व कीजिए और बताइए कि इनमें से स्वपरागण और परपरागण कौन सा होगा। आपको आपका जो सबसे पहला स्टेटमेंट है वो मिल जाएगा। चलिए, सो क्लास आपको करना क्या है, जो इमेज यहाँ पे बनाई है वो अपनी कॉपी में ड्रॉ कीजिए और आपको लिख करके लेके आना है कि यहाँ पे कौन सा सेल्फ पॉलिनेशन है, कौन सा क्रॉस पॉलिनेशन है। ये आपका होता है होमवर्क। तो आप सभी बच्चे होमवर्क को यहाँ पर करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।